बेटा ये रे ऑप्टिक्स का 4th वीडियो है और इसके अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे जिसे शॉर्ट में TIR कहते हैं। एक तो होता है रिफ्लेक्शन पॉलिश सरफेस से और एक विदाउट पॉलिश सरफेस से होता है। तो विदाउट पॉलिश सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए इसके लिए दो कंडीशंस हैं, वो एक बार सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मान लीजिए डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। लाइट रे डेंसर से रेयर में एंटर हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, थोड़ी दूर हट जाएगी, ये दूर हट गई। अगर आप इस केस में R देखें तो R I से बड़ा है। आपने वही लाइट अब थोड़ी दूर इंसिडेंट कराई, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। और मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ के ये रे इस इंटरमीडिएट सरफेस के पैरेलल चलने लग गई, तो उस टाइम जो इंसिडेंट एंगल होता है उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब मान लीजिए आपने इससे भी ज़्यादा इंसिडेंट एंगल कर दिया कहीं, ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, तो रे क्या होगी, और भी ज़्यादा दूर हटेगी, तो मतलब अपने मीडियम में वापस लौट आएगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसके लिए दो कंडीशंस है सिर्फ, लाइट रे मस्ट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो TIR हो रहा है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इसके एप्लीकेशंस में एक तो मिराज था जो अब कोर्स में नहीं है फिलहाल, ऑप्टिकल फाइबर और ग्लास प्रिज्म कोर्स में है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक बहुत ही पतली ग्लास की कोर है, वेरी थिन, लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ग्लास की, इसे कहते हैं ग्लास कोर। इसके ऊपर एक ग्लास की और लेयर होती है, इसे कहते हैं ग्लास क्लैडिंग। ये कोर है और इसके ऊपर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए रबड़ की या प्लास्टिक की एक और लेयर होती है, उसका काम है ग्लास की इस लेयर को प्रोटेक्ट करना, टूटने से बचाना, स्ट्रेंथ देने के लिए होती है। ये भी एक तरह की बस आउटर सरफेस है, ये तो प्लास्टिक का रबड़ का होता है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये जो क्लैडिंग है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन ये होता है कि μ2 थोड़ा सा ज़्यादा होता है μ1 से। ग्लास कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है और क्लैडिंग का कम है। तो जब लाइट रे इसमें एंटर होती है तो सबसे पहले सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन होकर इसकी लेयर पे जाएगी। अब ये जो लाइट रे है ये डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो TIR हो जाएगा, अपने मीडियम में वापस लौट आएगी। अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा और दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, और ऑप्टिकल फाइबर के बंच को हम लाइट पाइप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये इस तरह का एक पाइप है जिसमें बहुत सारे, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा दिया, इनके क्रॉस सेक्शन व्यू है ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर का एक बंच चाहिए। तो इसके मान लीजिए ये जो है बेसिकली इसके दो यूजेज हैं मेनली, तो एक टेलीकम्युनिकेशन में काम आता है और दूसरा एंडोस्कोपी वगैरह जो होती है उसमें काम आता है। माउथ के थ्रू जो है इंटरनल ऑर्गन्स देखने में, किसी को मान लीजिए कोई अल्सर तो नहीं है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो एक ऑप्टिकल फाइबर तो बहुत पतला है, कुछ दिखेगा नहीं, उसका बंच बनाते हैं ताकि एक थोड़ी सी बड़ी लेयर बन जाए। तो ये जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई A बना हुआ है अंदर, तो बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से हम उस A को देख सकते हैं। तो इसके दो बेसिक यूज़ हैं, एक टेलीकम्युनिकेशन में वाइडली यूज़ होता है। क्यों होता है टेलीकम्युनिकेशन में, क्योंकि इसका पहले ऑप्शन था कोएक्सियल केबल्स, और कोएक्सियल केबल जब उसमें लाइट रे एंटर होती थी या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर होती थी तो उसका एट्यूनिएशन बहुत ज़्यादा होता था, एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता था। इसमें एनर्जी का लॉस उसके कंपेरेटिवली बहुत कम है, तो आजकल टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा एंडोस्कोपी वगैरह में इसका यूज़ है। दो इसके बेसिक यूज़ है, तो इसे बना लीजिए एक बार। इसका सेकंड यूज़ है
टोटल रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, मतलब ऐसे प्रिज्म हम डिजाइन करने हैं जो उसको TIR पे बेस्ड हो, और आपकी मान लीजिए आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है AB, इसको मुझे 90 डिग्री से रेज करना है, मतलब 90 डिग्री से घुमाना है आपको इसको। तो आपने प्रिज्म लिया, यहाँ से रे चली परपेंडिकुलर सीधी चली, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो ये वापस लौट आएगी और परपेंडिकुलर इस तरह से चली जाएगी। और यहाँ से भी रे बनाई, ये रे ऐसे लौट के आ गई, तो यहाँ आपको ये A पॉइंट है, ये ऐसे मिल जाएगा, सॉरी इस तरह से मिल जाएगा, ये B है, तो ऐसे गई है और ऐसे आ गई 90 डिग्री पर आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट करना है किसी को, 180 डिग्री मतलब ऐसी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका जस्ट इन्वर्टेड इमेज बनानी है। तो आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, सीधी रह गई, यहाँ पर आई, वापस चली गई, इधर से गई रे, ऐसे आई, फिर वापस आ गई। तो A पॉइंट, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, तो 180 डिग्री से घूम गया। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 180 डिग्री से घूम जाएगा। और थर्ड इस तरह से है, AB रे है मान लीजिए, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ इंसिडेंट हो गई है और फिर बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये रे इस तरह से बन जाएगी, ए। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड प्रिज्म के 3 केस हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। पहले यही जो हेडिंग आता था रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस, बहुत बड़ा लेंस है, मोटा लेंस है, उसका भी यही है बेसिक। तो ये हमारी स्फेरिकल सरफेस है और इस पर एक पॉइंट हमने यहाँ इमेजिन कर लिया, पॉइंट O, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसकी इमेज बनानी है इस थिक लेंस के अंदर। तो ये यहाँ से एक रे गई, वो तो सीधी निकल गई, दूसरी रे यहाँ इंसिडेंट हुई, मान लो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, इसको मैं शेप दे देता हूँ, इसका नॉर्मल बनाया, नॉर्मल C से पास होता है। तो ये जो रे है ये रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, सीधे जाने के बजाय टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, और यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है आई। इसको मैंने अल्फा एंगल कह दिया, इसको बीटा कह दिया, इसको गामा कह दिया। ये आई हो गया और ये आर हो गया, ये एंगल आर हो गया, नहीं नॉर्मल, हाँ नॉर्मल से एंगल आर हो गया। ठीक है, अब आपके पास कुल मिला के है क्या, रिफ्रैक्शन में हमारे पास स्नेल्स लॉ के अलावा कुछ नहीं है, तो साइन आई बाई साइन आर करना पड़ेगा। दूसरे डेरिवेशन में हमें मानना पड़ेगा कि एपर्चर बहुत स्मॉल है, मतलब ये जो साइज है इसका बड़ा नहीं है, छोटा ही है, एपर्चर इज स्मॉल, तभी हम इसे डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो साइन आई बाई साइन आर मानना पड़ेगा पहले। तो आई क्या है, आई जो है वो OPC नहीं, OPI, इसमें देखिए ये जो एंगल आई है ये एक्सटीरियर एंगल है अल्फा, और ये नॉर्मल यहाँ है ना, तो ये ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल OPC के लिए, देखिए ट्राइंगल OPC में ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट साइड, तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो गया। ऐसे ही आर हमें निकालना है, तो आर क्या है, बीटा जो है, बीटा वो ट्राइंगल CIP के लिए बीटा, ये एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू हो जाएगी आर प्लस गामा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस गामा। यहाँ से आर कितना हो गया, आर हो गया बीटा माइनस गामा, ये आर हो गया। अब ये सारे के सारे जो एंगल हैं ये छोटे हो जाएंगे, क्योंकि एपर्चर स्मॉल है तो सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, और अगर एंगल छोटे हों तो हम उन एंगल को साइन या टेन के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर टेन ऑफ अल्फा निकाल रहा हूँ, उसके लिए आपने यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, और ये पॉइंट आपके पास आ गया मान लीजिए K, और ये पॉइंट आ गया U। अगर ये
छोटा होगा अपर्चर तो के यू के नज़दीक होगा काफ़ी ज़्यादा, मतलब के को बाद में हम यू लिख सकते हैं। तो tan अल्फ़ा हमारा हो गया परपेंडिकुलर पी के अपॉन बेस ओ के। tan बीटा हमारा हो गया पी के अपॉन के सी, और tan गामा हमारा हो गया पी के अपॉन के आई। अब साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू होता है म्यू टू बाई म्यू वन, स्नेल्स लॉ। एंगल छोटा है तो साइन हटा दिया, आई बाई आर आ गया, आई बाई आर इजिकल टू आ गया म्यू टू बाई म्यू वन। और एंगल आई इजिकल टू है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा tan अल्फा की इक्वल है tan अल्फा है पी के बाई ओ के, तो आई को लिख दिया पी के बाई ओ के प्लस बीटा यहाँ पर है पी के बाई के सी, पी के बाई के सी। ओके, ये आई हो गया हमारा आई, और आर हो गया हमारा, आर यहाँ से है बीटा माइनस अल्फा, tan बीटा क्या है पी के बाई के सी। ये थोड़ा सा करेक्शन था, ये tan अल्फा पी के बाई ओके है, और tan बीटा हमारा पी के बाई के सी है। फिर नीचे हमारे पास में आएगा आर की जगह बीटा माइनस अल्फा, तो tan बीटा ये रहा माइनस tan गामा, पी के बाई के ही tan गामा है। ये आपका आई इजिकल टू आई बाई आर की वैल्यू हो गई, दैट इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब पी के सारा कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, और के को हमने लिख दिया, के को यू लिख दिया, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है तो के यू को अप्रोच करेगा, तो इसकी जगह यू लिख सकते हैं। तो आगे 1/OU प्लस 1/UC डिवाइडेड बाई 1/UC माइनस 1/UI इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को म्यू वन से मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को म्यू टू से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास में ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर साइन कन्वेंशन से वैल्यू रख दी, ओ से यू की तरफ जाएंगे, यू से ओ की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगी। यू सी ये आर है, ये पॉजिटिव होगा, यू सी आर है पॉजिटिव होगा, और यू आई, यू से आई की तरफ जाएंगे प्लस का वी, ये प्लस वी होगा। अब आर वाली टर्म को एक साथ रख लेते हैं और अदर टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ से म्यू टू बाई आर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस वाली टर्म को, तो प्लस बन जाएगा ये, नहीं ये प्लस, सॉरी आर वाली टर्म को साथ रखना है, तो ये म्यू वन बाई आर बन गया इजिकल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो म्यू टू प्लस वी, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। आर दोनों से कॉमन ले लिया, तो आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन इजिकल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। और इसे फॉर्म में ही याद रखेंगे इसको, कि जब भी आपको स्फेरिकल फार्मूला लगाना है तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इजिकल टू, ये इमेज डिस्टेंस लिखनी है, और इमेज जिस मीडियम में बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आता है, माइनस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखनी है, और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आता है। ये आगे जो है लेंस मेकर फार्मूला में काम आता है फार्मूला।